भारत में कुछ नाम हमेशा चर्चा के केंद्र में रहते हैं और गौतम अडानी उनमें सबसे ऊपर हैं। आरोप लगते हैं कि अडानी की उड़ान सिर्फ सरकारी वरदान की देन है। कहा जाता है कि मोदी सरकार ने उन्हें उठाया, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए और बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। पर सवाल यह है, क्या यह पूरी सच्चाई है या फिर इसके पीछे छुपा है एक बड़ा और पुराना खेल? आइए इतिहास और आंकड़ों के आईने में देखें अडानी की असली कहानी। आज हम आंकड़ों, इतिहास और सरकारों की नीतियों के आधार पर इस मिथक की परतें खोलते हैं। क्या अडानी ने वाकई देश के हवाई अड्डों पर कब्जा किया था या ये एक रची हुई कहानी थी जो आपको दिखाने के लिए गढ़ी गई थी? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पीपीपी मॉडल क्या होता है। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऐसा मॉडल है जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे पोर्ट, एयरपोर्ट और हाईवे पर काम करती हैं। कांग्रेस नीति यूपीए सरकार के कार्यकाल में इस मॉडल को तेजी से बढ़ावा दिया गया ताकि बिना अधिक सरकारी खर्चे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास की रफ्तार दी जा सके। विशेष रूप से पोर्ट सेक्टर में नौवहन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने इस मॉडल को बड़े पैमाने पर अपनाया और यह प्रक्रिया 1990 के दशक से ही शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन की। एयरपोर्ट का निजीकरण मोदी सरकार की खोज नहीं है। इसकी नींव यूपीए सरकार के समय रखी गई थी, खासकर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 के तहत। 2006 में सरकार ने दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट का निजीकरण कर दिया था। दिल्ली एयरपोर्ट का मेजर स्टेक जीएमआर ग्रुप को दे दिया गया था। हालांकि इसमें और भी स्टेक होल्डर थे, जैसे कि मलेशिया एयरपोर्ट, इंडिया डेवलपमेंट फंड, फ्रापोर्ट एक जैसी कंपनियां और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार की कंपनी है, का भी दिल्ली एयरपोर्ट के निजीकरण के बावजूद इसमें स्टेक था। इसी तरह मुंबई एयरपोर्ट में भी जीवीके को मेजॉरिटी स्टेक दे दिया गया था, लेकिन इसमें भी और प्राइवेट प्लेयर्स थे जिनके पास कुछ नियंत्रण था, जैसे एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका, बिडवेस्ट। और इस एयरपोर्ट में भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काफ़ी बड़ा स्टेक था। इसी तरह 2008 में कांग्रेस ने बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट का निजीकरण कर दिया था। हैदराबाद एयरपोर्ट का मेजॉरिटी शेयर जीएमआर ग्रुप को दिया गया था और इसके साथ मलेशिया एयरपोर्ट होल्डिंग्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी और आंध्र प्रदेश सरकार भी इस एयरपोर्ट के कुछ शेयर होल्डर थे। अगर हम बेंगलुरु के केंपेगौड़ा एयरपोर्ट की बात करें तो सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स को इस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा प्लेयर बनाया गया था। इसके साथ कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ज्यूरिक एयरपोर्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास भी इस एयरपोर्ट का एक हिस्सा था। जीवीके ने आगे जाकर इस एयरपोर्ट में मेजॉरिटी शेयर होल्डर बनकर इसका नियंत्रण अपने हाथ में लिया, जिसे उसने 2018 में फेयरफैक्स इंडिया को बेच दिया था। 2012 में यूपीए 2 सरकार ने 6 और एयरपोर्ट्स जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम को निजीकरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया, पर नीलामी नहीं की गई थी। यदि पैसेंजर शेयर प्रतिशत के आधार पर बात करें तो मोदी सरकार के आने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 48 से 50% कंट्रोल था, जीएमआर ग्रुप के पास 25 से 30%, जीवीके ग्रुप के पास 20 से 22% और अन्य के पास लगभग 2% कंट्रोल था। अगर आप कांग्रेस के टाइम पे देखें तो एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी इन एयरपोर्ट्स का कुछ स्टेक अपने पास रखा ताकि वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और एक रेगुलेटरी ओवरसाइट बनाकर रख सके। एयरपोर्ट्स पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव थीं, जैसे बीसीसीएस जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी देखता है, डीजीसीए जो एविएशन सेफ्टी को रेगुलेट करता है, और एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो एयरपोर्ट सर्विसेज के चार्जेस, पार्किंग फीस और लैंडिंग चार्जेस डिसाइड करता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, ऑपरेशनल अथॉरिटी और हर बड़ी डिसीजन में ओपिनियन देने का राइट था। लैंड ऑनरशिप भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ही रहती थी और एयरपोर्ट की जमीन को 30 से 60 साल की लीज पर दिया जाता था। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इन एयरपोर्ट से रेवेन्यू शेयर भी मिलता था। मेजॉरिटी प्लेयर्स के पास एयरपोर्ट को ऑन प्रेड मेंटेन करने और उससे रेवेन्यू अर्न करने की जिम्मेदारी होती थी। मोदी सरकार के आने के बाद
अडानी ग्रुप ने नीलामी के जरिए 6 एयरपोर्ट्स जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम का संचालन अपने हाथ में लिया। बाद में अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट को भी जीवीकेवीके से अधिग्रहित कर लिया। हालांकि आज भी भारत में 3 प्रमुख खिलाड़ी हैं जैसे पहले थे। बस फर्क यह है कि अडानी ने जीवीके को रिप्लेस किया है। अगर हम अडानी एयरपोर्ट्स की बात करें, खासकर अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम की, तो इनमें अडानी ग्रुप कोई रेवेन्यू शेयर नहीं देता, बल्कि प्रति पैसेंजर फी देता है, जिसमें हर पैसेंजर के हिसाब से एक तय राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिलती है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट में अडानी को रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है, न कि पैसेंजर फी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास अडानी एयरपोर्ट्स पर आज भी रेगुलेटरी ओवरसाइट है, जो एयरपोर्ट इकोनॉमी, बीसीएस और डीजीसीए जैसी संस्थाओं के जरिए लागू होती है। जमीन की मालिकाना हक सरकार के पास है और अडानी ने एयरपोर्ट की जमीन 50 साल की लीज पर ली है। ऑन ऑपरेशंस पूरे अडानी के पास हैं और बोर्ड में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन सरकार के पास परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी का पावर बना हुआ है। दूसरी ओर मुंबई एयरपोर्ट में आज भी ऑन ऑपरेशनल अथॉरिटी, बोर्ड मेंबर्स और अन्य मामलों में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भागीदारी और राय की भूमिका बनी हुई है और सरकार को रेवेन्यू शेयर मिलता है, न कि सिर्फ पैसेंजर की। तो अगर हम इसका एक निष्कर्ष निकालें तो प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुई, लेकिन सरकार के पास एयरपोर्ट्स का कुछ स्टेक था, जिससे कि वो प्राइवेट प्लेयर की पावर को अगर ज़रूरत पड़े तो चेक कर सके, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक रेवेन्यू शेयर मिलता था। और लैंड ओनरशिप, ऑन ऑपरेशनल ड्यूटीज, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन में भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ओपिनियन मैटर करता था। वही मोदी के टाइम पे सरकार को अडानी के 6 एयरपोर्ट से पीपीएफ मॉडल के जरिए रेवेन्यू मिलता है, लेकिन रेवेन्यू शेयर मॉडल नहीं है। और आज भी एआई रेगुलेटरी ओवरसाइट पावर्स रखती है, लेकिन ऑपरेशंस पूरी तरह से अडानी कंट्रोल करते हैं, इसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन मुंबई एयरपोर्ट में आज भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास काफ़ी पावर है, जैसे मैंने पहले बताया। तो हमें निष्पक्ष रूप से देखना होगा कि कौन सी बातें सच हैं और कौन सी सिर्फ आरोप हैं। समुद्र पर अब सरकार का नहीं, अडानी का राज चलता है। लेकिन क्या यह सच है या फिर एक भ्रम? चलिए परत दर परत खोलते हैं देश के पोर्ट्स की असली कहानी। भारत में 2 प्रमुख पोर्ट्स होते हैं, मेजर पोर्ट्स। ये वो पोर्ट्स हैं जो कि केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। इनमें भारत के 12 मेजर पोर्ट्स आते हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला और 8 अन्य बड़े पोर्ट्स। मंत्रालय पोर्ट्स के अंतर्गत पोर्ट ट्रस्ट इन्हें चलाते हैं। सरकार इन पोर्ट्स के अंदर प्राइवेट कंपनियों को टर्मिनल लीज पर देती है। इसे पीपीपी मॉडल कहते हैं। अगर हम नॉन मेजर या माइनर पोर्ट्स की बात करें तो ये पोर्ट्स राज्य सरकार के अधीन होते हैं। अक्सर ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अडानी का मुंद्रा पोर्ट, जो गुजरात सरकार के अधीन है और पूरी तरह से अडानी के नियंत्रण में है। भारत में टॉप प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर्स में सबसे प्रमुख नाम अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स का आता है, जो मुंद्रा, हजीरा, दहेज, धमरा और कृष्णपट्टनम जैसे बड़े पोर्ट्स का संचालन करता है। इसकी मार्केट शेयर लगभग 25 से 28% के बीच है। इसी तरह जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अन्य खिलाड़ी जयगढ़, धारमतर और पारादीप में ऑपरेट करते हैं और इनका हिस्सा 7 से 9% के बीच है। एसआर पोर्ट्स का शेयर 5% से भी कम है, जिनके कुछ पोर्ट आरसीलोर को बेचे जा चुके हैं। एपीएम टर्मिनल्स जेएनपीटी और पीपावाव में काम करते हैं और उनका हिस्सा 3 से 5% है। डीपी वर्ल्ड, जो दुबई आधारित कंपनी है, नहावा शेवा, कोचीन और चेन्नई में काम करती है और इसका हिस्सा लगभग 5% है। भारत सरकार अब भी अधिकांश मेजर पोर्ट्स की मालिक है, जिसका अनुमानित मार्केट शेयर 50% के आसपास है। हालांकि समय के साथ इसमें कमी आती जा रही है। अगर हम अडानी की बात करें तो अडानी भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट ऑपरेटर है। 13 पोर्ट्स और टर्मिनल्स का संचालन भारत में करता है। देश का कुल पोर्ट कार्गो का 25 से 30% अकेले
अडानी ही हैंडल करता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, वह अकेले खिलाड़ी नहीं है। JSW, APM टर्मिनल्स, DP वर्ल्ड और एसर जैसे खिलाड़ी अब भी सक्रिय हैं। सार्वजनिक पोर्ट्स जैसे कांडला, चेन्नई, विशाखापत्तनम भी बड़े वॉल्यूम संभालते हैं, जो सरकारी कंपनियों के अंतर्गत हैं। अगर हम प्री मुद्दा की बात करें, यानी 2014 से पहले, इस समय पोर्ट्स को कौन कंट्रोल करता था, तो उस समय ज्यादातर कंट्रोल सार्वजनिक क्षेत्र के पास था। भारत में 12 मेजर पोर्ट्स केंद्र सरकार के अधीन थे। करीब 200 माइनर या इंटरमीडिएट पोर्ट्स राज्य सरकारों के अंतर्गत थे। निजी प्लेयर्स की भूमिका अगर देखें तो 1990 के दशक में PPP मॉडल के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को मेजर पोर्ट्स के अंदर टर्मिनल ऑपरेट करने की अनुमति दी गई, लेकिन ये कंपनियां सिर्फ टर्मिनल चलाती थीं, पूरे पोर्ट पर उनका नियंत्रण नहीं होता था। 2014 से पहले के प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो अडानी का मुख्य पोर्ट मुंद्रा था। उस समय अडानी देश के कुल पोर्ट कार्गो का लगभग 10 से 12% ही कंट्रोल करता था। एसआर और डीप वर्ल्ड जैसे बड़े खिलाड़ी भी मौजूद थे। सरकार का कुल हिस्सा उस समय 60 से 65% था, जो अब घटकर 50% रह गया है। अगर हम मोदी सरकार के समय की बात करें तो हमें सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि PPP मॉडल क्या है। PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें सरकार और निजी कंपनियां मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं। इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। कंपनी पोर्ट टर्मिनल बनाती है, 30 साल तक ऑपरेट करती है और फिर सरकार को सौंप देती है। BOOT, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर, जिसमें कंपनी निर्माण से लेकर संचालन तक सब कुछ खुद करती है और मालिकाना हक भी रखती है। तीसरा मॉडल है लीज मॉडल, जिसमें सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को किराए पर देती है। अगर हम 2012 तक देखें तो अडानी के पास 6 से 7 मेजर पोर्ट्स या टर्मिनल्स थे, लेकिन उन सभी पोर्ट्स पर उनका पूरा कंट्रोल नहीं था। कुछ पर केवल टर्मिनल ऑन ऑपरेशन का अधिकार था। अब सवाल यह है कि किन सरकारों ने अडानी को कौन कौन से पोर्ट्स दिए। अगर हम मोदी की बात करें, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2001 से 2014 तक, तो मुंद्रा, दहेज और हजीरा जैसे माइनर पोर्ट्स का पूरा कंट्रोल अडानी को दे दिया गया। माइनर पोर्ट्स राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, इसीलिए राज्य सरकारें तय करती हैं कि किसे पोर्ट का अधिकार देना है। तो मोदी सरकार ने मुख्यमंत्री रहते हुए अडानी को कई माइनर पोर्ट्स सौंपे। अडानी ने 2020 में कृष्णपट्टनम पोर्ट CVR ग्रुप से खरीदा। यह आंध्र प्रदेश सरकार के PPP मॉडल का हिस्सा था, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशन में राज्य सरकार की अप्रत्यक्ष भूमिका थी। 2021 में गंगावरम पोर्ट को अडानी ने वॉरबर्ग पिनकस और DVS राजू ग्रुप से अधिग्रहित किया। इसमें आंध्र प्रदेश सरकार का 10% हिस्सा था, लेकिन यह डील निजी स्तर पर हुई थी। धामरा पोर्ट 2014 में अडानी ने टाटा स्टील एयर L&T से लिया। यह ओडिशा सरकार के साथ PPP मॉडल पर आधारित था और इसमें केंद्र व राज्य दोनों की रेगुलेटरी भूमिका शामिल थी। विजिंजम पोर्ट को केरल सरकार ने 2015 में अडानी को ग्लोबल टेंडर के माध्यम से दिया। मोदी सरकार की सीधी भूमिका नहीं थी, लेकिन मैरीटाइम इंडिया विजन जैसे पहलुओं का अप्रत्यक्ष असर जरूर रहा। एन्नोर टर्मिनल तमिलनाडु में अडानी को केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कामराजर पोर्ट लिमिटेड से कंसेशन के रूप में मिला। कत्तुपल्ली पोर्ट भी 2018 में अडानी ने L&T से खरीदा। ये एक निजी से निजी डील थी, जिसमें राज्य सरकार की मामूली भूमिका अनुमतियों तक सीमित थी। कराईकल पोर्ट को अडानी ने 2023 में एडेलवाइस ARC से एक स्ट्रेस्ड एसेट के रूप में लिया, जो इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत था और इसमें केंद्र सरकार की संस्थाओं की अप्रत्यक्ष भूमिका रही। दिग्घी पोर्ट महाराष्ट्र में 2021 में अडानी ने NCLT के माध्यम से बालाजी इंफ्रा प्रोजेक्ट से अधिग्रहित किया। इससे पहले महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड इसमें शामिल था। अगरदांडा टर्मिनल भी महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे 2021 के बाद अडानी को महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के माध्यम से लीजहा पर दिया गया। मोरमुगांव टर्मिनल गोवा में अडानी को 2009 से 10 के आसपास कोल टर्मिनल ऑन परेड करने का कंसेशन मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट, जो केंद्र सरकार के अधीन है, से मिला। टुना टर्मिनल गुजरात में
अडानी को दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट से लीज पर दिया गया। इसमें गुजरात सरकार और केंद्र की रेगुलेटरी मंजूरियां शामिल थीं। गोपालपुर पोर्ट ओडिशा में 2024 में अडानी ने शाहपुरजी पल्लोंजी और ओडिशा स्टीवेडोर्स से 95% हिस्सेदारी खरीदी। यह पीपीपी मॉडल पर आधारित था, जिससे राज्य सरकार की अप्रत्यक्ष भूमिका रही। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्यों लगता है कि अडानी भारत के सारे पोर्ट कंट्रोल करता है? क्योंकि अडानी सिर्फ पोर्ट ऑपरेट नहीं करता, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है, जैसे कार्गो हैंडलिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, पावर प्लांट्स और रेलवे कनेक्टिविटी। यह वर्टिकल इंटीग्रेशन अडानी को जनता की नज़र में ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। तो अगर हम देखें, मोदी जब सीएम थे गुजरात के, उन्होंने पीपीपी मॉडल के जरिए मुंद्रा, हजीरा और दहेज जैसे पोर्ट्स को लीज पे दिया गया, जहां पर लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनरशिप स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। बाकी जो पोर्ट्स थे जो कि आज अडानी के अंडर हैं, उनमें मोस्टली एक्विजिशन, फिर मेजॉरिटी स्टेक प्राइवेट प्लेयर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जरिए हुआ है। तो इसका अगर हम एक निष्कर्ष निकालें तो मोदी की गवर्नमेंट में आने के बाद अडानी ने काफ़ी पोर्ट्स को एक्वायर या फिर मेजॉरिटी स्टेक खरीदा, लेकिन ये डील्स मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे से बाहर थीं। हाँ, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ ने उन्हें इनडायरेक्ट हेल्प दी, जैसे प्राइवेटाइजेशन पुश, सागरमाला इनिशिएटिव, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, अज ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी। तो इस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं कि अडानी ने कैसे सीमेंट सेक्टर में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। तो सबसे पहले बात करेंगे सीमेंट सेक्टर में। अगर हम देखें तो यूपीए की सरकार में अडानी का सीमेंट सेक्टर में कोई भी प्रेजेंस नहीं था, लेकिन उनका असली प्रवेश शुरू हुआ मोदी सरकार के आने के बाद। उन्होंने अंबुजा और एसीसी को खरीदा होलसिम कंपनी से, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों में से एक थी। और ये सब मोदी की सरकार के आने के बाद हुआ। उसके बाद उन्होंने इस सेक्टर में और भी एक वर्चस्व बनाया। वो बनाया संघी और पेन्या जैसी सीमेंट कंपनियों को अपने अंडर लेकर। लेकिन अगर हम बात करें अडानी की, तो यह एक बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ साथ मोदी की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज भी थीं जिनकी वजह से अडानी को इस सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। जैसे कि मोदी सरकार ने इस दौरान बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश पर जोर दिया, जैसे सड़कें बनाने में, घर बनाने में और ऐसी बहुत सी चीजें बनाने में, जहां पे सीमेंट और ऐसी अन्य चीजों का बहुत उपयोग होता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत काम आती हैं। तो इसकी वजह से ये हुआ कि अडानी जैसे प्लेयर्स बहुत आसानी से होलसिम जैसे बड़े प्लेयर्स की कंपनियों जैसे अंबुजा और एसीसी को अपने अंदर ला पाए। और इसके साथ साथ मोदी सरकार के आने के बाद अडानी जैसी कंपनियों को बाहर से पैसा मिलना भी आसान हो गया। जैसे कि पहले क्या होता था, बहुत सारे ऐसे बाहर के बैंक होते थे, जैसे कि बर्कलीज अनटच बैंक, जो कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स में आपको पैसा दे रहे थे। और अडानी ने इसी चीज का फायदा उठाकर बाहर से पैसा उठाया और इन बड़ी दो कंपनियों अंबुजा और एसीसी का अधिग्रहण किया अपने अंडर, और लैंड एक्विजिशन को भी इजी किया। साथ साथ एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी आसानी से मिल जाता है इस गवर्नमेंट की रेजीम में। और गवर्नमेंट ने बड़े मर्जर्स और एक्विजिशंस को भी आसानी से अलाउ किया, जैसे अडानी का एक्विजिशन होलसिम ग्रुप का। तो अगर हम गैस सेक्टर की बात करें तो इसमें असली जो शुरुआत की डेवलपमेंट है वो हुई थी यूपीए 1 की सरकार में। यूपीए 1 की सरकार ने पीएनजीआरबी नाम का एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाया था, जिसका मतलब था पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ये वो बोर्ड था जो ये देखता था कि इंडिया में नेचुरल गैस की ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और अन्य काम ठीक से हो रहे हैं। इस बोर्ड का काम यह था कि जितना भी नेचुरल गैस का काम है उसको रेगुलेट करना। इसके साथ साथ पीएनजीआरबी के जरिए सीजीडी जोन्स भी इंडिया में लाए गए। सीजेड जोन्स का मतलब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स। ये वो जोन्स थे जहां से पाइपलाइंस के जरिए पूरे इंडिया में बिजनेस को और घरों को गैस पहुंचाई जाती थी। अगर हम अडानी की एंट्री की बात करें सीजीडी जोन्स में, तो वो यूपीए टाइम में हो गई थी। यूपीए के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन और नेचुरल गैस प्राइसिंग में रिफॉर्म्स किए। इसके साथ साथ अडानी गैस ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ जॉइंट वेंचर साइन किया 2013 में। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक सेंट्रल कंपनी का एक प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना एक बहुत बड़ी बात थी, जो कि अडानी गैस को एक क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेंस देता था,
यूपीए के टाइम में सीजीडी जोन्स की बिडिंग हुई और उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए मार्केट एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को काफ़ी लिबरलाइज कर दिया था। जो बहुत सारे इनिशियल लाइसेंसेस हैं, यानी शुरुआती लाइसेंसेस शहरों में गैस बांटने के, वो भी उनको यूपीए सरकार में ही मिले थे। लेकिन अगर हम बात करें उनकी एक्सपेंशन की नई सिटीज में, तो वो हुई थी मोदी सरकार के टाइम में। अडानी ने बहुत सारे सीजीडी जोन जीते थे 2014 के बाद, खास तौर पर 9वीं और 10वीं राउंड जो पीएनजीआरबी द्वारा सीजीडी जोन्स के लिए आयोजित हुए थे, उसमें उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जीते थे गैस वितरित करने के लिए। ऐसी ही बहुत सारी पॉलिसीज थी मोदी सरकार की, जहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो गैस का यूज है इंडिया में, उसके शेयर को बढ़ाया जाएगा, और उन्होंने इस शेयर को बढ़ाकर 15% तक कर दिया था। इसकी वजह से बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों को, खासतौर पर अडानी की कंपनी को, इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इसके साथ साथ नेशनल गैस ग्रिड एक्सपेंशन के जरिए भी अडानी को बहुत फायदा हुआ, जिसकी वजह से वह अपनी कंपनी और अपने नेटवर्क को और अधिक शहरों के साथ जोड़ पाए। जैसे ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, जिसमें ईस्टर्न इंडिया में गैस ग्रिड सेटअप करने का लक्ष्य था, और वन गैस वन ग्रिड प्रोजेक्ट। 2019 में टोटल गैस का अडानी के साथ पार्टनरशिप हुआ। यह डील बड़ी स्मूथली हुई और इसमें मल्टीपल सेंट्रल एजेंसियों का क्लियरेंस था। तो अगर हम इसका एक निष्कर्ष निकालें, तो अडानी की एंट्री हुई थी यूपीए सरकार के अंतर्गत गैस सेक्टर में, लेकिन उनका जो रैपिड ग्रोथ हुआ था सीजीडी जोन्स में, वो मोदी सरकार के समय में हुआ था, क्योंकि मोदी सरकार ने ये इंश्योर किया था कि जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं उन्हें फेवरेबल पॉलिसीज मिले और एग्रेसिव बिडिंग के जरिए वो सीजीडी जोन्स भी जीत सकें। अगर हम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स की बात करें और उनके कुछ पुराने खिलाड़ियों की बात करें, तो 2014 से पहले इंद्रप्रस्था गैस, महानगर गैस और जीआईएल गैस लिमिटेड, ऐसे कुछ प्रमुख नाम थे जो इस सेक्टर में डोमिनेट करते थे और आज भी करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं उस सेक्टर की जिसने ही अडानी को इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया और इंडिया में उनके बिजनेस का विस्तार सही मायनों में शुरू किया। आइए हम बात करते हैं पावर सेक्टर की। तो सबसे पहली जो बात हमारे लिए जाननी ज़रूरी है वो ये कि क्या पावर सेक्टर में अडानी की जो एंट्री थी वो 2014 के बाद हुई थी या उससे पहले भी वो पावर गेम में एक बड़े प्लेयर थे। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इंडिया में जो पावर सेक्टर है वो 4 मुख्य हिस्सों में बंटा हुआ है: थर्मल पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम थर्मल पावर, वो पावर जो कोल से जनरेट की जाए, की बात करें, तो इसमें अडानी की ग्रोथ का पीरियड 2009 से 2014 के बीच रहा, क्योंकि इस दौरान यूपीए यानी कांग्रेस सरकार का अडानी की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल था। उन्हें कोल लिंक, पीपीए कॉन्ट्रैक्ट्स और कई ऐसी नीतियां मिली जिनकी वजह से उन्हें इस सेक्टर में विकास का मौका मिला। अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो उन्हें गुजरात में मुंद्रा नाम की जगह पर बहुत सारी ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट और तेज़ हो गया और 2014 तक आते आते अडानी थर्मल पावर के सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर बन चुके थे। अब अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो 2013 के बाद से इंडिया में इस सेक्टर का विकास तेज़ी से शुरू हुआ, ख़ास तौर पर सोलर एनर्जी में। कांग्रेस सरकार की MNRE मंत्रालय नई और नवीकरणीय ऊर्जा ने सोलर पॉलिसी और सब्सिडी के जरिए इस सेक्टर को तेजी से बढ़ावा दिया। इससे कई प्राइवेट कंपनियों की एंट्री हुई। इसी तरह गुजरात की सोलर पॉलिसी जो मोदी के मुख्यमंत्री रहते लागू हुई थी, उससे अडानी को बड़ा फायदा हुआ। और आज अगर हम देखें तो अडानी की कंपनी EGEL, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी है, वह एक ग्लोबल लीडर बन चुकी है। 2006 में कांग्रेस सरकार ने ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए TBCB, टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग सिस्टम लागू किया, जिसके तहत जो कंपनी सबसे कम टैरिफ पर बिजली ट्रांसमिशन ऑफर करे उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। अडानी ने इस पॉलिसी का फायदा उठाकर कई प्रोजेक्ट्स जीते, जिनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुंद्रा से हरियाणा तक 5000 करोड़ रुपए की लागत वाली ट्रांसमिशन लाइन थी, जो उस समय देश का सबसे बड़ा प्राइवेट ट्रांसमिशन नेटवर्क था। कांग्रेस सरकार ने ट्रांसमिशन सेक्टर में निजी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति दी,
जिससे अडानी जैसे ग्रुप्स को अवसर मिला। इसके बाद 2014 में मोदी सरकार ने टीबीसीबी नीति को और तेजी से लागू किया और अधिक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स निजी कंपनियों के लिए खोले, जिनमें अडानी ट्रांसमिशन ने लगातार सफलता पाई। कई पीएसयू प्रोजेक्ट्स को अनबंडलिंग के तहत निजी हाथों में सौंपा गया, जिनमें से कुछ अडानी ने खरीदे। साथ ही अडानी ने 2017 से 18 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का मुंबई पावर बिजनेस भी खरीदा, जिससे उन्हें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों क्षेत्रों में बड़ा हिस्सा मिला और इस डील को केंद्र सरकार से तेज रेगुलेटरी क्लियरेंस मिला। मोदी सरकार के दौरान ट्रांसमिशन लाइनों के लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया भी सरल हुई, जिससे अडानी को विशेष रूप से लाभ हुआ। इस तरह कांग्रेस ने जहां अडानी को नीति और एंट्री स्तर पर मदद दी, वहीं मोदी सरकार ने नीतियों को तेज किया, मंजूरियों को आसान बनाया और अधिग्रहणों में सहूलियत दी, जिससे अडानी ट्रांसमिशन आज भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट ट्रांसमिशन नेटवर्क बन गया है। सोलर और विंड पार्क से जुड़े ट्रांसमिशन नेटवर्क की जिम्मेदारी अक्सर प्राइवेट कंपनियों को दी जाती है। अडानी ने इनमें बड़ी हिस्सेदारी हासिल की। सरकार ने सोलर और विंड पावर को नेशनल ग्रिड से जोड़ने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें अडानी ट्रांसमिशन को राजस्थान और गुजरात में कई हाई वोल्टेज लाइनें बनाने के टेंडर मिले। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें भी यूपीए का कोई विशेष योगदान नहीं था। इस सेक्टर में अडानी की ग्रोथ 2014 के बाद ही शुरू हुई, जब उन्होंने मुंबई में रिलायंस से अधिग्रहण किया और मुंबई में मोनोप्लाई बनाई। थर्मल पावर की बात करें तो यूपीए सरकार ने अडानी की 9,280 मेगावाट बेस क्षमता को इस तरह से सक्षम किया। उन्हें कोयला लिंक मिले, केंद्रीय बिजली खरीद समझौते पीपीए दिए गए और पर्यावरणीय मंजूरी भी दी गई। वहीं मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुंद्रा प्रोजेक्ट के लिए जमीन, यूटिलिटीज आदि की मंजूरी दिलवाई। निष्कर्ष, थर्मल पावर सेक्टर में यूपीए ने व्यवस्था बनाई और मोदी ने राज्य स्तर पर उसे तेज किया। क्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो यूपीए के कार्यकाल में एमएनआरई मंत्रालय ने 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की। इसमें सब्सिडी, फीड इन टैरिफ और अक्षय ऊर्जा खरीद की बाध्यता जैसी चीजें शामिल थीं। अडानी ने 2013 में सौर ऊर्जा सेक्टर में एंट्री की, यानी ये भी यूपीए के समय हुआ। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुजरात को सोलर हब बनाने में योगदान दिया और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया, जैसे सोलर पार्क, नीलामी और जमीन और पर्यावरण मंजूरी में आसानी। निष्कर्ष, अक्षय ऊर्जा की दिशा में यूपीए ने शुरुआत की, मोदी ने उसे रफ्तार दी। अब बात करें बिजली वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने 2018 में मुंबई में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिग्रहण किया। यह कदम बीजेपी शासन में राज्य नियामकों द्वारा मंजूर किया गया। अब अडानी 30 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करते हैं और उनकी बिलिंग दक्षता और मुनाफा दोनों ही ऊंचे हैं। अगर हम बात करें भारत के पावर सेक्टर की 2014 से पहले यानी मोदी युग से पहले की, तो इसे हम 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं: थर्मल पावर, अक्षय ऊर्जा, ट्रांसमिशन और वितरण। थर्मल पावर सेक्टर की बात करें तो उस समय इस क्षेत्र में ज्यादातर नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र के पास था, जैसे एनटीपीसी और राज्य की बिजली कंपनियां। 2003 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बाद प्राइवेट कंपनियों की एंट्री शुरू हुई। यूपीए सरकार के दौरान इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में क्षमता वृद्धि हुई। उस दौर के प्रमुख खिलाड़ी थे एनटीपीसी, टाटा पावर, रिलायंस और लांको। और अगर बात करें अडानी की स्थिति की, तो 2014 तक अडानी के पास लगभग 9,280 मेगावाट थर्मल क्षमता थी, जिसने उन्हें देश का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल प्लेयर बना दिया। यह ग्रोथ यूपीए की नीतियों और साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी के सहयोग से संभव हुई थी।
अब बात करते हैं अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी की। यूपीए सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय सौर मिशन नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत की थी। इसका फोकस था सब्सिडी देना और रिन्यूएबल टारगेट्स तय करना। हालांकि तब ये सेक्टर छोटे स्तर पर था और ग्रोथ धीमी थी। इस समय के प्रमुख खिलाड़ी थे सुज़लॉन, टाटा पावर, रिन्यू और एज्योर। अडानी ने इस सेक्टर में 2013 में एंट्री ली, गुजरात में 40 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट शुरू करके। ये भी उस समय हुआ जब केंद्र में यूपीए और गुजरात में मोदी मुख्यमंत्री थे। ट्रांसमिशन सेक्टर की बात करें तो उस समय इसका लगभग पूरा कंट्रोल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास था, जो केंद्र सरकार के अधीन थी। निजी क्षेत्र की भागीदारी न के बराबर थी। मुख्य खिलाड़ी थे पीजीसीआईएल और राज्य की यूटिलिटीज। इस दौरान अडानी का इस क्षेत्र में कोई भी योगदान नहीं था। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड एटीएल की स्थापना बाद में 2015 में हुई थी। अब आते हैं वितरण डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पर। 2014 से पहले देश का 90% से ज्यादा बिजली वितरण राज्य की बिजली वितरण कंपनियां एसआईबीज करती थीं। कुछ जगहों पर सुधार देखने को मिले, जैसे दिल्ली में टाटा पावर और बीएसईएस और मुंबई में रिलायंस। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति कमजोर थी, घाटे ज्यादा थे और सुधार धीमे थे। उस समय के मुख्य खिलाड़ी थे राज्य की डिस्कॉम कंपनियां बीएसईएस और टाटा पावर दिल्ली। अडानी का इस सेक्टर में तब कोई अस्तित्व नहीं था। उन्होंने बिजली वितरण में एंट्री 2018 में की, यानी मोदी युग में। निष्कर्ष, बिजली वितरण सेक्टर में विकास पूरी तरह मोदी के प्रधानमंत्री काल में हुआ, न कि यूपीए के समय। आज के दौर में डेटा ही असली सोना है। अडानी इस सेक्टर में भी आ चुके हैं, पर उनकी एंट्री इस सेक्टर में कब होती है, ये असली सवाल है। तो उनकी एंट्री होती है 2017 के बाद, जब मोदी सरकार डिजिटल इंडिया जैसी स्कीम्स को बढ़ावा देती है। शुरुआती मार्केट में अडानी के आने से पहले टाटा कम्युनिकेशन, सिफी और रिलायंस इस सेक्टर में पहले से ही मौजूद थे और इस सेक्टर के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। अगर हम डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये चीज़ बोली गई कि वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें इस सेक्टर में, और इससे प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंशन का और भी बड़ा मौका मिला। अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो इस फील्ड में टाटा कम्युनिकेशन, सिफी टेक्नोलॉजीज और रिलायंस कम्युनिकेशन, ये तीनों बहुत बड़े प्लेयर थे और इस सेक्टर को डोमिनेट करते थे। ये पहले से ही स्थापित आईटी कंपनियां थीं। 2014 के बाद टाटा कम्युनिकेशन ने इस सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए रखी। सिफी टेक्नोलॉजीज और रिलायंस जियो ने भी अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड किया। लेकिन डिजिटल इंडिया के तहत बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स की भी इस सेक्टर में एंट्री हुई, जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजर और गूगल क्लाउड। अगर अडानी की बात करें तो इस सेक्टर में उनकी सिग्निफिकेंट ग्रोथ 2014 के बाद हुई। उन्होंने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करके डेटा सेंटर्स और पार्टनरशिप्स के जरिए इस सेक्टर में अपनी ग्रोथ बढ़ाई, और उन्होंने इस चीज़ पर भी कैपिटलाइज किया कि डेटा स्टोरेज की डिमांड इंडिया में लगातार बढ़ती रही। उन्होंने जो फैसिलिटीज़ थीं उनकी भी क्विकली शुरुआत कर दी और धीरे धीरे उनका प्रेजेंस इस सेक्टर में बढ़ता गया। अडानी कनेक्ट्स की वर्तमान क्षमता 17 मेगावाट है और यह इसे बढ़ाकर 210 मेगावाट करने की योजना बना रहा है। तो अगर हम बात करें कि इस सेक्टर में अडानी को ग्रोथ और पुश कब मिला, तो अडानी ने मोदी सरकार की पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाकर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स के जरिए इस सेक्टर में भी खुद को ग्रो किया। तो दोस्तों, अब जब हमने एयरपोर्ट से लेकर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर सेक्टर की सच्चाई देखी, तो फैसला अब आपके हाथ में है। क्या अडानी की सफलता सिर्फ राजनीति का नतीजा है या फिर एक लंबी रणनीति और बिजनेस माइंड का कमाल? अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और फैक्ट बेस्ड लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के और वीडियो हर हफ्ते लेकर आते रहेंगे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से अडानी की ग्रोथ का असली कारण क्या है।